गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राहुल चिंपा। एक बार फिर आपका स्वागत है एलबीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर और हमारा लेक्चर नंबर है 6। हमने शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ा, शॉक थेरेपी के कुछ परिणामों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि शॉक थेरेपी के बाद जो अर्थव्यवस्था का ढांचा था उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका था। पूंजीवादी व्यवस्था का पदार्पण हो चुका था, पूंजीपति वर्ग का उदय हो गया। पूंजीपति वर्ग के बाद जो नए देशों का उदय हुआ, जो नए देश आज़ाद हुए थे उनके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का उदय हुआ। कार्यपालिका शक्तिशाली हो गई थी, कार्यपालिका प्रधान। ये हमने कई चीज़ों के बारे में पढ़ा। इनके बाद हमने ये भी देखा था कि लगभग 2000 तक जो अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान ये देश थे, ये अपनी खनिजों के कारण, अपनी खनिज संपदा के कारण भी कुछ देशों के साथ आयात निर्यात करने लगे थे। इन्होंने नई अर्थव्यवस्था खनिजों के दम पर उत्पादन कार्य शुरू कर दिया था। अब इन्हीं सभी के परिणाम स्वरूप एक संघर्ष और तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। तो हमारा आज का टॉपिक है संघर्ष और तनाव। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे। यानी सोवियत संघ के अंदर, पूर्व सोवियत संघ यानी 1990 से पहले का जो सोवियत संघ था, वहाँ पर जो अधिकांशतः गणराज्य थे, छोटे छोटे राज्य या देश थे, उनके अंदर हमेशा ही संघर्ष की आशंका बनी रहती थी। अनेक गणराज्यों ने गृहयुद्ध और बगावत को झेला है। इनके अलावा अनेक राज्य थे, उनमें कभी धर्म को लेकर, कभी वहाँ की अर्थव्यवस्था को लेकर, वहाँ की शासन व्यवस्था को लेकर, कभी दो जातियों के मध्य, दो धर्मों के मध्य, दो समुदायों के मध्य हमेशा ही गृहयुद्ध चलता रहता था। तो उन गणराज्यों पर गृहयुद्ध की मार है वो काफ़ी पुरानी थी। इनके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। अब इन देशों के अंदर मुख्य रीजन था कि जो बाहरी देश थे, जो पूंजीपति देश थे, उनकी दखल का बढ़ना। उनकी दखल के कारण ही इन छोटे देशों के अंदर, या यूँ कहें कि पूर्वी रूस के गणराज्यों के अंदर कैसा माहौल बना? संघर्ष एवं तनाव का माहौल। कैसा बना? संघर्ष एवं तनाव का माहौल। किसके कारण? बाहरी देशों की या बाहरी ताकतों की दखल के कारण। संघर्ष एवं तनाव का कारण क्या बना? बाहरी देशों का दखल। किनका दखल? बाहरी देशों के दखल के कारण संघर्ष एवं तनाव की स्थिति बनी। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। कहाँ पे? रूस के दो गणराज्य थे, रूसी
गणराज्य कौन कौन से थे? चेचन्या, दूसरा दागिस्तान, चेचन्या और दागिस्तान। इनके अंदर कौन से अलगाववादी आंदोलन? यानी रूस के दो गणराज्य थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूस के कौन से गणराज्यों में अलगाववादी आंदोलन चले, चेचन्या या दागिस्तान। अब अलगाववादी आंदोलन क्या होता है? देखो, अलगाव, अलग कर लो अलगाव को। अलगाव से क्या बनता है? अलग। क्या बनता है? अलग। वादी यानी विवाद, यानी एक विवाद को लेकर किसी न किसी विचारधाराओं के लेकर चेचन्या और दागिस्तान क्या होना चाहते थे? अलग होना चाहते थे। क्या होना चाहते थे? अलग होना चाहते थे। इसलिए अलगाववादी, अलगाव प्लस में वाद, इसी से अलगाववाद, और अलगाववाद से शब्द क्या बना था? अलगाववादी बना था। क्या बना था? अलगाववादी। यानी ये अपनी किसी न किसी मांग को लेके क्या होना चाहते थे? अलग होना चाहते थे। इसलिए चेचन्या और दागिस्तान, ये रूस के दो गणराज्य थे, यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन का पदार्पण हुआ या शुरुआत हुई, या अलगाववादी आंदोलन ने चला। मॉस्को में चेचन्य विद्रोह से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ें दबाई नहीं जा सकी। यानी मॉस्को ने, यानी मॉस्को रूसी राजधानी या उस समय के गणराज्य, मॉस्को ने क्या किया कि चेचन्या पे भारी बम वर्षा करके चेचन्या की अलगाववादी विचारधारा को दबाने की कोशिश की गई। किसने की? मॉस्को ने। किस पे बमबारी की? चेचन्या पे। और अलगाववादी आंदोलन है, इसको दबाने की कोशिश की। लेकिन यदि आंदोलन उठता है जिसके अंदर संप्रभुता की भावना होती है, राष्ट्रवाद की भावना होती है, उसको आसानी से दबाया नहीं जा सका। और जिस गैर जिम्मेदारान तरीके से मानवाधिकार का मॉस्को ने हनन किया था, उल्लंघन किया था, उसके बावजूद भी वो चेचन्या गणराज्य की जो भावना है, उनकी मांग है, उनकी आज़ादी की मांग को दबाने में क्या रहा था? विफल रहा था, सफल नहीं हो पाया था। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तजाकिस्तान में गृह युद्ध कब तक चला? तजाकिस्तान में गृह युद्ध चला 2001 तक। कब तक चला था तजाकिस्तान में गृह युद्ध? 2001 तक। इस पूरे क्षेत्र में की सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो कराबाख है, यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनी अलग होकर अर्मेनिया में मिलना चाहते थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते थे और गृह युद्ध लड़ रहे थे। यूक्रेन, किर्गिज़स्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए थे। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिकों का जीवन दुर्भर है। यानी जो संघर्ष हो रहा था, संघर्ष रूस के विभिन्न गणराज्यों में हो रहा था। संघर्ष की बात कहीं पे पानी के बंटवारे से थी,
नदी जल को लेकर, कहीं पर भाषा को लेके। यहाँ पे एक शब्द आया है अजरबैजान का। अजरबैजान में एक प्रांत था कराबाख, या जिसको कराबा खान भी बोलते हैं। अभी ये तीव्रतम मुद्दा है। आज से लगभग यूँ कहें कि 2 महीने 3 महीने पहले की बात है। लगभग मार्च अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने के अंदर युद्ध हुआ था आर्मेनिया और अजरबैजान का। आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का मुख्य कारण वहाँ के नगर थे काराबखान, क्योंकि काराबखान के अंदर आर्मेनिय लोग रहते थे। कौन रहते थे? आर्मेनिय। जबकि काराबखा है वो अजरबैजान का हिस्सा है, आर्मेनिय लोग रहते हैं। इसलिए आर्मेनिय लोगों की मांग क्या थी कि वो किसके अंदर मिले? आर्मेनिया में मिले। इसी चीज को लेकर, इसी विवाद को लेकर दोनों के अंदर क्या युद्ध शुरू हो गया। लगभग 15 से 20 दिन युद्ध चला था। अजरबैजान के या आर्मेनिया के अधिकांश हिस्से थे, उनमें भयंकर नरसंहार किया गया, बमबारी की गई और अंतिम रूप से काराबखान को अजरबैजान में शामिल मान लिया गया था। लेकिन ये विवाद तो उठ खड़ा हुआ। जो विवाद हुआ था वो किसको लेके था? भूमि को लेके। एक भूमि के ऊपर दूसरी जाति रहती है, उसी जाति को लेके विवाद हो गया। इस प्रकार के उस समय में हजारों विवाद थे। कहीं पे नदी जल को लेकर, नदी जल के बंटवारे को लेकर विवाद हो गया, जैसे यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में। इस प्रकार के विवादों से अस्थिरता का माहौल बना। किसका बना? अस्थिरता का। मध्य एशिया गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इन्हीं मध्य एशिया गणराज्यों के अंदर, या हम यूँ कहें कि मध्य एशिया के जो अरब कंट्रीज की तरफ देश जैसे अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इन देशों के अंदर हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों के क्या पाए जाते हैं? विशाल भंडार पाए जाते हैं। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा बने चला है। यानी जो मध्य एशिया के गणराज्य है, या यूँ कहें कि अरब कंट्रीज के जो देश हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनके अंदर तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। जैसे हमारे पानी है, उसी प्रकार से वहाँ पे तेल है। और आज तेल सबसे ज़्यादा ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी को लेके जो बड़ी ताकतें हैं, जो बड़ी बड़ी तेल कंपनियाँ हैं, वो उनकी तरफ आकर्षित हुई और उन देशों की प्राकृतिक संपदा पर, उन देश के तेल के खजानों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उन देशों को क्या बना दिया? युद्ध का अखाड़ा। युद्ध का अखाड़ा का मतलब यानी वो क्षेत्र जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है, जहाँ पे दो पहलवान लड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अखाड़ा बोलते हैं। तो जो मध्य एशिया के गणराज्य है, वो बड़ी तेल व्यापारिक कंपनियों के लिए या बड़ी पूंजीपति देश या सैन्य ताकतों के क्या बन के रह गए थे? अखाड़ा बन के रह गए थे। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है। जो ये पूर्वी मध्य एशिया गणराज्यों के देश हैं, इनकी सीमा किनसे टच करती है? रूस से, चीन से और अफगानिस्तान से, अधिकांशतः देशों की। तथा पश्चिम एशिया से नज़दीक है। किसके नज़दीक है? पश्चिम एशिया के नज़दीक है। लेकिन देखो एक चीज़ समझो, हमने इसको दो भागों में बांट दिया। ये हो गया पश्चिम, ये हो गया पूर्व। जो देश हैं
वो यहाँ पे पड़ते हैं। यहाँ से रूस की सीमा लगती है, यहाँ से अफगानिस्तान की, और यहाँ से किसकी सीमा लगती है? चीन की। ये तो लग रही है उनकी सीमा इन देशों से, जबकि यहाँ पे ये पश्चिम पड़ता है, तो यहाँ पे हो गए पश्चिमी देश। कौन हो गए? पश्चिमी देश, या यूँ कहे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अब इनसे ये क्या हो गए? नज़दीक हो गए, हुए या नहीं हुए? तो विवाद और संघर्ष हुआ था, उसका मूल रीजन ये था कि इनके तो नज़दीक पड़ रहे थे, नज़दीक के कारण ये इनके तेल उत्पादन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे, जबकि इनके साथ तो इनकी सीमाएं जुड़ी हुई थी, जिनके कारण ये देश इनके प्राकृतिक संसाधनों पर क्या चाहते थे? अपना अधिकार चाहते थे। ग्यारह सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। यानी 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका क्या कहना चाहता कि जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं इनके अंदर अपना सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक के युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। यानी अमेरिका ने क्या किया कि जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं इनको भूमि ठिकाने पे ले ली, किराए पे ले ली, और इनके ऊपर किराए पे लेने के बाद इनको भुगतान कर दिया और इनकी भूमि पर अपने सैनिक ठिकाने बनाए। और जब भी युद्ध हो, युद्ध की स्थिति के अंदर इन देशों के ऊपर से उड़ने की इन्होंने क्या मांगी? अनुमति मांगी। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती यानी विदेश मानता है। रूस इनको क्या मानता? अपना निकटवर्ती यानी विदेश, यानी दूसरा देश। तो दूसरे देश को हम क्या बोलते हैं? विदेश। तो रूस इनको विदेश मानता था। उनका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। रूस क्या मानता था? रूस मानता था कि उनके वो सीमावर्ती राज्य हैं, विदेश हैं, तो रूस का प्रभाव होना चाहिए उनके ऊपर। जबकि अमेरिका उनको पैसे देकर अपने सैनिक ठिकाने बना रहा था, उनको भुगतान कर रहा था। युद्ध के समय उन देशों के ऊपर से अपने युद्धवाहक विमान ले जाने की अनुमति चाहता था, जिनके कारण अमेरिका ने उनको क्या कर दिया था? भुगतान भी किया था। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इसी क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। अब रूस और अमेरिका के बाद एक नए देश का उदय हुआ, नई महाशक्ति का उदय हुआ, चीन का। चीन ने भी सोवियत संघ और अमेरिका जैसी विचारधारा को अपनाया और इस क्षेत्र के अंदर अपनी धीरे धीरे गतिविधियां शुरू कर दी। और जो गतिविधियां शुरू की थी, उन गतिविधियों का माध्यम क्या था? व्यापार था। क्या था? व्यापार। तो व्यापार के माध्यम से चाइना का भी पदार्पण हुआ। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्ण दो भागों में बंट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने। यानी पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया वो शांतिपूर्वक दो भागों में बंटा। किसकी चर्चा हो रही है? पूर्वी यूरोप में। पूर्वी यूरोप का एक देश है पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप के अंदर एक देश है, नाम है चेको स्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया है, ये शांतिपूर्ण रूप से पूर्वक रूप से कितने भागों में बंट गया? दो भागों में। एक का नाम चेक, दूसरे का नाम
स्लोवाकिया, यानी पूर्वी यूरोप का एक देश चेकोस्लोवाकिया था। ऐसा देश जो शांतिपूर्ण रूप से कितने भागों में बटा? 2 भागों में। कौन सा था? चेकोस्लोवाकिया। 2 प्रांत कौन कौन से बने? एक बना चेक, दूसरा बना स्लोवाकिया। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। इसमें शामिल बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया या नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, ये पूंजीवादी देश, उनका संघर्ष, उनका हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। अब 1991 में यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ। कब की बात है? उन्नीस सौ 91 में यूगोस्लाविया क्या हुआ? यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ। यूगोस्लाविया किन किन प्रांतों में बंटा? बोस्निया, दूसरा हर्जगोविना, स्लोवेनिया, चौथा क्रोएशिया। इन सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का उद्देश्य एक बार ध्यान से समझना कि 1991 में यूगोस्लाविया का क्या हो गया? विभाजन। यूगोस्लाविया का विभाजन हुआ तो उससे बना बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। ये सारे के सारे क्या थे? स्वतंत्र राष्ट्र थे, तो जो यूगोस्लाविया से क्या हुए थे? अलग हुए थे। यह नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा। इन्हीं के अंदर किनका हुआ था? पूछ सकता है। नाटो का हस्तक्षेप, किनका हस्तक्षेप हुआ था? नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, यानी तो इनमें यानी यूगोस्लाविया का विभाजन होने के बाद जो बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया बना था, इनके अंदर क्या हुआ था? नाटो का हस्तक्षेप हुआ था। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे। यानी जब शीत युद्ध चल रहा था तो सबकी नज़र भारत पर थी कि भारत आखिरकार कौन से खेमे में जाना चाहेगा, सोवियत संघ में जाएगा या अमेरिका की तरफ जाएगा। अधिकांशतः आलोचकों का मानना है कि भारत सोवियत संघ के खेमे में था, क्योंकि सोवियत जैसी विचारधारा थी, भारत के सोवियत संघ से संबंध थे वो काफ़ी मधुर थे। उन संबंधों के बारे में जानेंगे। इससे पहले
हम उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम देखते हैं। चलो एक मूवी के बारे में बात करते हैं, काफ़ी देर होगी पढ़ते पढ़ते। तो उज्बेकिस्तान के अंदर हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। सोवियत संघ को विघटित हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोगों में वही ललक मौजूद थी। यानी उज्बेकिस्तान के लोग हैं वो अब भी हिंदू फिल्मों को पसंद कर रहे थे। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर इसकी पायरेटेड कंपनियां उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती। यानी भारत के अंदर जो फिल्में रिलीज की जाती हैं, जो नई नई मूवियाँ आती हैं, वो सारी की सारी मूवियाँ हैं वो ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान की राजधानी थी, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कंपनियां थी, वहाँ पे बिकने के लिए बेच देती थी या वहाँ पे मौजूद हो जाती थी। ताशकंद के एक बड़े बाज़ार के नज़दीक हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पत की है। यानी ताशकंद के अंदर एक बाज़ार है, उसी बाज़ार में एक व्यक्ति नाम मोहम्मद शरीफ पत, उसकी क्या है, हिंदी फिल्मों की एक दुकान है। क्या है, हिंदी फिल्मों की एक दुकान स्थापित है ताशकंद के अंदर। मोहम्मद शरीफ अफ़गानी है और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर में वीडियो मंगवाते हैं। यानी मोहम्मद शरीफ हैं वो अफ़गानी हैं, पाकिस्तान के सीमा प्रांत यानी पेशावर से वो क्या मंगवाते हैं, वीडियो मंगाते हैं। उनका कहना है या हिंदी फिल्मों के बहुतेरे दीवाने हैं। मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। यानी उनके कथन क्या है, वो कहते हैं कि उज्बेकिस्तान के लोग हैं वो हिंदी फिल्मों के दीवाने हैं, भारतीय फिल्मों के दीवाने हैं, और ताशकंद के लगभग 70% लोग किसको खरीदते हैं, हिंदी मूवी को खरीदते हैं, हिंदुस्तानी मूवियों को खरीदते हैं। हम लोग रोज़ाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते हैं। यानी मोहम्मद शरीफ क्या कहते हैं कि हम डेली की कितनी फिल्में बेचते हैं, 100 फिल्में। मैंने अभी 1000 और वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज्बेक लोग मध्य एशियाई हैं, वे एशिया के अंग हैं, उन्हीं की सादी संस्कृति है, इसी कारण वे भारतीय लोग फिल्मों को पसंद करते हैं। यानी उज्बेकिस्तान के लोगों को भारतीय फिल्में देखना पसंद क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे का रीज़न पूछा जा सकता है। ये फिल्मों के माध्यम से बताना चाहता है कि जो उज्बेकिस्तान है वो मध्य एशिया में पड़ता है और एशिया महाद्वीप का अंग है। एशिया महाद्वीप के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव वाले देशों के अंदर भारत है। भारत के ज़्यादा दूरी पर नहीं होने के कारण अधिकांशतः उज्बेकिस्तान के अंदर भारतीय संस्कृति पाई जाती है, और इसी कारण उज्बेकिस्तान के लोग हैं वो भारतीय फिल्मों को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। सांझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेक के लोगों की दीवानगी उज्बेक निवासी अपने भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, कैबिनेट मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म संस्कृति गीत और ख़ास तौर पर राज कपूर या घर घरे जाने जाते हैं। यानी भारतीय दूतावास के अशोक समर का कथन है, अशोक समर कहते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं ताशकंद के अंदर, उज्बेकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक ही चीज़ की चर्चा हमेशा रहती है, भारतीय फिल्मों की, भारतीय हीरो की। और भारतीय हीरो में अधिकांशतः उस समय का सबसे प्रसिद्ध हीरो कौन था, नाम है राज कपूर। तो राज कपूर की चर्चा वहाँ पे सामान्य संतरी से लेके मंत्री तक प्रत्येक व्यक्ति के नाम पे किसका नाम रहता है, राज कपूर का नाम रहता है। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, अर्थ चाहे न मालूम हो लेकिन उनका उच्चारण सही होता है और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं। मैं जब उज्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच आश्चर्य की बात थी।
यानी ये BBC संवाददाता है लुइस हिंदाल्गो की एक रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि वो कहते हैं कि मैं जब भी यहाँ पे आया तो मेरे पड़ोसी हैं वो हिंदी गीत गाते हैं, चाहे उनका अर्थ पता न हो। जैसे आप अधिकांशतः हमारी क्लास के बच्चे या यूं कहें कि अधिकांशतः बच्चे सिंगर होते हैं जैसे आप, लेकिन कौन से सिंगर होते हैं? बाथरूम सिंगर। नाम सुना होगा आपने। आप हमेशा नहाने जाते हो तब न कुछ गुनगुनाते रहते हो। उसी प्रकार से चाहे आपको उसका अर्थ आए नहीं आए, यही उज्बेकिस्तान के अंदर वो लोग हमेशा गीत गाते रहते थे। उनके घर में संगीत बजता था, चाहे उनका अर्थ उनको मालूम हो या न हो। तो यह हमने देखा उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। आपको तनाव एवं संघर्ष समझ में आया होगा, कुछ मूवियों के बारे में भी समझ में आया होगा। उनका फेवरेट हीरो राज कपूर था। तो आप किस अभिनेता को अपना मार्गदर्शक मानते हो, किसको अपना विप्रेरणा स्रोत मानते हो, तो ये अवश्य बताएं। और नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे।